से जो बनते हैं आपके शब्द बनते हैं, शब्द से जो बनते हैं आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से जो होता है आपका भाषा का निर्माण होता है। इस तरीके से ये भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है इसको वर्ण कहते हैं। दो शब्द ध्यान रखना, दो शब्द याद रखो, 50 परिभाषा बना लो। ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, प्लस इनकी मात्राएं होती हैं, जबकि आपके जो व्यंजन हैं ये ना तो स्वतंत्र होते हैं और ना ही इनकी अपनी कोई मात्रा होती है। आज जो स्वर है 11 है, व्यंजन है बस 41 है। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। ये जो ए है इसको 4 बार लिखो। अब 4 बार लिखने के बाद इसका मेल इसके साथ करो, क्या बनेगा? ए। ये जो था इसको उठा के यहाँ रख दिया बड़ा भाई। ए का मेल किसके साथ करो? इसको उठाएंगे यहाँ रखेंगे, प्लस करेंगे आओ। हर्षव क्या है? सबसे कम समय। दीर्घ क्या है? उससे ज़्यादा है। संयुक्त क्या है? उससे ज़्यादा है। प्लुप्त क्या है? उससे ज़्यादा है। उत्पत्ति के आधार पर जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, संधि का मतलब मेल होता है, जो मूल स्वरों के मेल से बने हैं। खत्म होगी सारी चीजें। रटिए मत, जो मेन की वर्ड है ना उसको ध्यान रखिए। ए का मतलब क्या होता है? नहीं या कमी। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय गोलाकार होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? व्रतमुखी। और अव्रतमुखी का मतलब क्या है? इसमें होठों का आकार गोलाकार नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से, कि वर्णमाला में वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक शब्द सबसे पहले आता है। सबसे पहले आपके पास एक शब्द आता है वर्ण। वर्ण से जो बनते हैं आपके शब्द बनते हैं, शब्द से जो बनते हैं आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से जो होता है आपका भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, भाषा का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले आपके वर्ण है क, ख, है ना, ग। इसी तरीके से उसके बाद वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द। जैसे मैंने एक शब्द बना दिया कमला, अगर इसको मैं तोड़ती हूं तो ये क्या बनेगा? आधा का प्लस क्या है? ए, प्लस आधा मैं, प्लस ए, प्लस आधा ले, और प्लस क्या है? आ। यानी कि इतने सारे वर्ण से मिलकर क्या बना है? एक शब्द बना है कमला। पहले उसके बाद आपका ये जो शब्द है, शब्द से क्या बना? वाक्य पड़ा। जैसे कमला गाती है, कमला गाती है, तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया, एक वाक्य बन गया। अब ये जो वाक्य है ये भाषा का है। कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का है, आपका हिंदी भाषा का है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं? वर्ण। जैसे ये आपके पास 51 है। उसके बाद वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द। जैसे कमला एक शब्द है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये इतने सारे वर्ण से मिलकर एक क्या बना? एक शब्द बना, जिसे क्या बोलते हैं? कमला कहते हैं। उसके बाद है वाक्य। वाक्य क्या है? जैसे कमला गाती है, तो ये क्या बन गया? एक आपका वाक्य बन गया है। उसके बाद है भाषा, और ये कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। इसलिए वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, और वाक्य से क्या है? भाषा का निर्माण हुआ है। इस तरीके से ये भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है इसको वर्ण कहते हैं, है ना। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक आपके पास है वर्ण, और दूसरा एक शब्द आता है ध्वनि। अब दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखना भैया। एक आपके पास क्या है? वर्ण, और एक आपके पास क्या है? ध्वनि है। जब हम इनको लिखते हैं, इन्हें क्या करते हैं? लिखते हैं, तो क्या कहते हैं? वर्ण। जब इनका ये जो वर्ण है, इनका मौखिक रूप जो होता है, मौखिक रूप का मतलब क्या है? बोलना। मौखिक रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जब इन्हें लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? जब इन्हें लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्ण। और जब इन्हें बोलेंगे तो क्या करेंगे?
अंतर समझ में आ गया? ठीक है, ध्वनि में लिखना वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। समझ में आ गया अंतर? तो जब इन्हें लिखेंगे तो वर्ण कहेंगे, जब इन्हें बोलेंगे, बोलना मतलब मौखिक रूप जो होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि यह क्षरणशील नहीं है कि जो आपके वर्ण है उनको तोड़ा नहीं जा सकता। भाई जैसे आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वर्ण है क और ये आपके पास एक वर्ण है ख, क्या इनको विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्षरणशील कहते हैं। आगे आपके पास एक शब्द और आता है वर्ण। नॉर्मली शब्द देखिए, हमारे पास वर्ण कितने हैं? टोटल 2 वर्ण है ना। अब यह एक नॉर्मली देखिए, ये वर्ण है, वर्ण पहनी हुई है, ध्यान से देखना। इसका एक एक मोती क्या है? इसका एक एक मोती क्या है? अब इसमें ऐसा है कि माना कोई भी मोती, चलो ये तो एक ही उसका है, इसमें भी शायद छोटा बड़ा होता, और ऐसा थोड़ा किसी भी मोती को कहीं भी डाल दें, भाई माला थोड़ा बनेगी। फिर अगर किसी भी मोती को कहीं भी डाल दिया जाए, क्या माला बनेगी? नहीं बनेगी ना। उसी तरीके से ये जो इनको एक व्यवस्थित समूह में लगाना, या इनका क्रम कह दो, या क्या कहते हैं? क्रम। तो समूह कह दो या क्रम कह दो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण। हमारे पास ये वर्ण है, ये 52 जो वर्ण है, इनको एक समूह में सजाना, और समूह कैसा होगा? एक व्यवस्थित समूह, या उसी में सजाना या लगाना, कुछ भी बोल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। 52 आपके वर्ण है, या ऐसा थोड़ा कि कोई सा मोती कहीं भी डाल दिया तो माला बन जाएगी। ये माला ऐसी थोड़ा बनी है, मोतियों को सजाया गया है ना, एक क्रम में सजाया गया है। तो उसी तरीके से ये 52 जो वर्ण है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में, ये समूह में सजाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये कीवर्ड है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। मकान की नींव रख रहे तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, मतलब घबराना मत कि एकदम ये क्या आ गया, ठीक है? धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। तो कोई एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये मान के चलती हूँ कि हिंदी को हिंदी की तरह मत पढ़ो, और कोई भी सब्जेक्ट है उसे समझ के पढ़ो, और हिंदी को साइंस की तरह पढ़ोगे तो कभी हिंदी बोर नहीं होगी। इसलिए बच्चे 10th क्लास के बाद हिंदी छोड़ देते हैं। हिंदी को हिंदी की तरह मत पढ़ना, समझ के पढ़ना, उसके शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है, ये ध्यान से देखना। अब जैसे आपके पास क्या है? वर्ण है। वर्ण को हम 2 पार्ट में, एक है वर्ण और दूसरा क्या है? आपके पास है व्यंजन है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? वर्ण है, और दूसरा हमारे पास क्या है? व्यंजन है। अब वर्ण में और व्यंजन में अंतर क्या होता है? सिंपल 2 शब्द ध्यान रखना, 2 शब्द याद रखो, 50 परिभाषा बना लो। पहला क्या है कि ये जो आपके पास स्वर हैं, इनकी मेन चीज क्या है? ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। पहली चीज क्या होती है? स्वतंत्र होते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये स्वतंत्र होते हैं और प्लस इनकी मात्राएं होती हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। जबकि आपके जो व्यंजन हैं ये ना तो स्वतंत्र होते हैं और ना ही इनकी अपनी कोई मात्रा होती है। सिर्फ 2 बात याद रखना, और जितनी चाहे इतनी परिभाषा बना लेना, जितनी चाहे इतनी परिभाषा बन जाएंगी। तो जो आपके स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनकी मात्राएं होती हैं, जबकि व्यंजन ना तो स्वतंत्र होते हैं और ना ही इनकी कोई मात्रा होती है। ठीक है, बस 2 बात याद रखना। दूसरी चीज, ये आपके पास जो स्वर है ये आपके पास 11 हैं, जिन्हें हम नॉर्मली भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आगे हम अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जो हमारे पास व्यंजन है ये हमारे पास 41 है, यानी कि 41 है। तो 41 और जो 11 कितने हो गए? 52। तो टोटल कितने हैं? 52 है हमारे पास है, 11 स्वर है और 41 क्या हमारे पास है? व्यंजन है। अब ये जो स्वर हैं इन्हें पहले नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। वर्गीकरण हम आगे भी करेंगे स्वरों का। सबसे पहले क्या है? हर्ष स्वर, और दूसरे क्या है? दीर्घ स्वर है। अभी बहुत छोटी सी परिभाषा देखना, आगे डिटेल में देखेंगे। जो हर्ष स्वर होते हैं ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में
उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम हर्षव स्वर कहते हैं। दूसरा ये क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ये जो हर्षव स्वर है उनकी तुलना में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास व्यंजन आते हैं। व्यंजनों को हम जो डिवाइड करते हैं, इसमें से ये जो हमारे पास तीन है, ये जो तीन है इन्हें हम कहते हैं हिंदी के व्यंजन। ये जो तीन है इन्हें हम बोलेंगे हिंदी के व्यंजन। तीन हमारे पास ये हिंदी के व्यंजन है, और ये हमारे पास जो इधर के हैं ये तीन जो हैं ये हमारे पास अन्य व्यंजन है। अभी बस अब तो जैसे बनना ऐसे देख लेना, आगे हम वैसे देख लेंगे। अन्य व्यंजन है। तो ये जो हिंदी के व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन में सबसे पहले हमारे पास आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद आता है अंतस व्यंजन, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। ये तीनों कैसे हैं, हिंदी के व्यंजन है। उसके बाद ये जो उष्ण व्यंजन है, आगत है और उच्छिपित है, ये कैसे हमारे अन्य व्यंजन है। अभी पहले ये एक चार्ट बनाओ, उसके बाद जो है हम डिटेल में करेंगे। और अब ये बनाइए, ये गलत हो रहा है 25। ठीक है, ये 25 है स्पर्श व्यंजन, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये 2 हैं, बाकी कोई नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए। दो में चीज़ में अंतर बताया था, एक थे स्वर, दूसरा क्या था, व्यंजन था। इनमें जो बेसिक अंतर है, मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास। दो चीज़ याद रखो, एक तो क्या होंगे हमारे पास, स्वतंत्र होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी मात्राएं होती हैं। इनकी मात्राएं होती हैं। अगर ये दो बात याद रखोगे ना तो जितनी परिभाषा चाहो उतनी बना लो। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हैं और जिनकी मात्राएं हैं, जो स्वतंत्र हैं और जिनकी क्या है, मात्राएं हैं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहते हैं। यानी कि या तो बोल दो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या जो स्वतंत्र हैं और जिनकी मात्राएं होती हैं उनको स्वर कहते हैं। लिखिए, ये 11 हैं। ठीक है, ये 11 के यहाँ से नाम लिख लेना। ये आपके कितने हैं, 11 हैं। ध्यान से देखना भी, एक मिनट। अभी हमारा हिंदी के ये वर्गीकरण किस चीज़ का है, स्वरों का वर्गीकरण है। वैसे एक एक चीज़ आएंगी आपकी सारी, ये तो एक साथ आपका पूरी एक स्लाइड होगी है। यहाँ किसका वर्गीकरण करें, स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हमारा किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है। दूसरा कौन सा है, उच्चारण के आधार पर है। फिर क्या है, होठों या होष्टों के निष्पादन, निष्पादन मतलब बोलने के आधार पर है। अगला है नाक और मुंह से, जो हमारे नाक और मुंह से श्वास यानी कि सांस निकलती है, उसके आधार पर है। फिर हमारा है जाति के आधार पर है। तो इस तरीके से हम स्वरों का वर्गीकरण करते चलेंगे। इसमें घबराना मत, इसे देख के कभी घबराने लगो। जैसे इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। अब इसमें से एक एक लेते चलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखेंगे 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, मूल स्वर। सबसे पहले कौन सा आपका है, मूल स्वर। अब मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है, किसी अन्य स्वर से नहीं हुई, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, किसी अन्य की सहायता से उत्पन्न हुए, उनको मूल स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपके पास संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे एक शब्द है संधि, संधि का जो अर्थ है वो है मेल। अगर आप आगे पढ़ेंगे, जो संधि है, संधि का जो अर्थ होता है वो है मेल या समझौता। इसकी परिभाषा भी कई तरीके से कर सकते हैं। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों की सहायता से हुई है। जो मूल स्वर हैं
मूल स्वरों की सहायता से हुई है, या तो ये कह दें मूल स्वरों की सहायता से हुई है, या दो स्वरों के मेल से हुई है, मेल से हुई है। ठीक है, या तो मूल स्वरों की सहायता से हुई है या दो स्वरों के मेल से हुई है, ऐसे स्वरों को हम संधि स्वर कहते हैं। अब इसको देखना, ये तो पता चल गया कि संधि का अर्थ क्या होता है, मेल हो करना या समझौता करना। मेल किस बात का है, मूल स्वरों की मेल की, यानी कि जो मूल स्वर हैं। मूल स्वर कितने थे हमारे पास, मूल स्वर कितने हमारे पास, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, एक है आपके पास ए, ई, उ और री, ये 4 क्या हमारे पास है, मूल स्वर। ध्यान से देखना, एक मिनट पेन रोक लीजिए सब लोग अपना। मूल स्वर कितने हमारे पास है, 4। अभी मैंने आपको क्या बोला, संधि स्वर का अर्थ क्या होता है, मेल या समझौता। किस बात का मेल, यानी कि दो स्वरों का मेल, या तो कह दो दो स्वरों का मेल, या जो हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास है, मूल स्वर है, मूल स्वरों के मेल से बने हैं। कैसे, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए है, ये क्या है, ए का 2 बार मेल किया तो क्या बना, आ। क्लियर हुआ। अब क्या है हमारे पास, ई है, ई का 2 बार प्लस किया, ई को 2 बार किया तो क्या बना, बड़ा ई। इसके पास क्या है, ऊ है, ऊ को हमने डबल किया तो क्या बना, तो मूल स्वर हो गए नहीं हो गए। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको, ध्यान से देखना भैया, यहां कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। ये जो ए है इसको 4 बार लिखो, 1 2 3 और 4 बार लिखा, 4 बार लिख दिया। अब 4 बार लिखने के बाद इसका मेल इसके साथ करो। ध्यान से देखना, जब इसको प्लस करेंगे और मेल किसके साथ करेंगे, पेन चेंज कर देती हूँ, इसका मेल किसके साथ करेंगे, ई के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, ए। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, अब मैंने फिर प्लस किया, अब ये जो था इसको उठा के यहाँ रख दिया, ए कर दिया। ये क्या है, छोटा भाई, अब इसका बड़ा भाई बना देते हैं, ये इसका क्या बना दिया, बड़ा भाई। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, फिर पेन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ देखो, ये ए है, ए का मेल किसके साथ करो, ऊ के साथ करो। यहाँ प्लस किया, ऊ के साथ मेल किया, तो इसमें साउंड कैसी आ रही है, ओ वाली आ रही है, नहीं आ रही है भाई। इसमें अगर साउंड करेंगे तो ओ आ रहा है ना, ऊ, कंफ्यूजन नहीं होने का इसलिए। इसमें क्या आ रही है, इसकी साउंड आ रही है, इसमें किसकी साउंड आ रही है, ओ की आ रही है भाई, ऊ तो होठ गोलाकार हो रहे। अब ये है, इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, प्लस करेंगे, ओ लिखेंगे, और फिर इसका बड़ा भाई क्या है, आओ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पहले क्या था, ये वाला ए, ई, ऊ, तो मूल स्वर है नहीं है, मूल स्वर है नहीं है। यहाँ क्या है, चारों क्या है, मूल स्वर है, और ये भी क्या है, मूल स्वर है, ये भी क्या है, मूल स्वर है, और इसमें क्या है, ए है, और इसमें क्या है, ए है। कोई डाउट किसी को, ये भी सही कर लेना, यहाँ पे एक की मात्रा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ए प्लस ए, ई प्लस ई, यू प्लस ओ, ए प्लस ए, हाँ सही है। अगला लिखना, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ देखो भैया, अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है, हर्षल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, और चौथा है प्लुप्त स्वर। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हर्षल स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। टी का मतलब है टाइम, टाइम क्या लगता है, सबसे कम लगता है। इससे ज़्यादा जो लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा जो लगेगा इसमें, और इससे ज़्यादा जो लगेगा इसमें लगेगा उच्चारण में। टी मतलब टाइम,
सबसे कम जो समय लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें और इससे ज़्यादा इसमें। होती है एक मात्रा, एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, इसकी भी दो मात्रा, दो मात्रा और इसकी भी तीन मात्रा, इसकी तीन मात्रा। इसकी एक मात्रा होती है इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसकी दो मात्रा होती है इसलिए इसे द्विमात्रिक कहते हैं, तो ये द्विमात्रिक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये बेसिक अंतर है, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्षव स्वर। हर्षव से ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर, दीर्घ से ज़्यादा लगता है संयुक्त स्वर और संयुक्त से ज़्यादा लगता है प्लुप्त स्वर, ठीक है। इनकी एक मात्रा है, इनकी दो मात्रा है, इनकी दो मात्रा है और इनकी क्या है, तीन मात्रा है। इनकी एक मात्रा है इसलिए एक मात्रिक, इनकी दो मात्रा है इसलिए द्विमात्रिक, इनकी भी दो मात्रा है इसलिए द्विमात्रिक, इनकी तीन मात्रा है इसलिए त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हर्षव जिनमें सबसे कम समय, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, लॉन्ग कह देते हैं, लॉन्ग बड़ा, तो उसमें ज़्यादा है। संयुक्त आगे यानी कि दीर्घ का भी क्या हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हो रहे, तो संयुक्त हो गए। उसके बाद क्या है, प्लुप्त स्वर। तो ये किसके आधार पर हम कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण करने में जो समय लगता है, भाई उच्चारण का मतलब क्या है, जिसमें समय लग रहा है। तो सबसे कम हर्षव, उससे ज़्यादा दीर्घ, उससे ज़्यादा संयुक्त और उससे ज़्यादा क्या होगा, प्लुप्त होगा, ठीक है। इनकी एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा। एक मात्रा है एक मात्रिक, दो है दो मात्रिक, द्विमात्रिक और ये क्या जाएंगे, त्रिमात्रिक। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। इनकी एक मात्रा होती है इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनमें क्या लगेगा, सबसे कम समय लगेगा, किसमें, उच्चारण में, क्योंकि हम किसके आधार पर कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे कम समय लगेगा वो क्या होंगे, हर्षव स्वर। और इनकी मात्रा कितनी होती है, एक होती है, इसलिए एक मात्रिक कहते हैं और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। और ये कितने हमारे पास है, चार हैं। नोट ला, देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हर्षव से ज़्यादा है, भाई इसमें टी मतलब टाइम, सबसे कम हर्षव, उससे ज़्यादा है दीर्घ, उससे ज़्यादा है संयुक्त और उससे ज़्यादा क्या होगा, प्लुप्त। एक ही लाइन में सारी बात खत्म। तो ऐसे स्वर उच्चारण में किससे ज़्यादा समय लगता है, हर्षव से ज़्यादा समय लगता है। पहली चीज़ तो ये है कि दो मात्रा होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा क्या है, इसमें अभी एक मैं आपको संयुक्त कराऊंगी। संयुक्त स्वर भी एक प्रकार के दीर्घ स्वर हैं, भी ध्यान से समझ रहे इस बात को। संयुक्त स्वर भी एक प्रकार के दीर्घ स्वर है, लेकिन दीर्घ में और संयुक्त में अंतर क्या है, एक छोटा सा बेसिक अंतर हो, ज़्यादा नहीं है। ये भी हर्षव से ज़्यादा समय लगेगा, दो मात्रा होती है, ठीक है, और इनका निर्माण एक ही जाति के मूल स्वरों के मेल से हुआ है। ये बेसिक अंतर है। ये कौन से हैं, दीर्घ हैं, और ये कौन से हैं, संयुक्त हैं। हमारे पास दीर्घ हैं, तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या है, इसकी भी दो मात्रा है, इसकी भी दो मात्रा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, क्योंकि इनका निर्माण क्या है, एक ही जाति के स्वर है ना, इसमें क्या है, अलग अलग जाति के, एक जाति के स्वर हैं। तो जो हमारी जीवा है वो एक ही जगह जाएगी, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, एक है, क्योंकि एक को ही दो बार बोलेंगे ना। हमारे पास क्या है, ए और ए मिलकर क्या बनेगा, आ। तो जीभ एक ही जगह जाएगी लेकिन दो बार जाएगी। इसमें अंतर क्या है,
कि उच्चारण स्थान अलग अलग है। स्थान क्या है? अलग अलग है। अलग 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 क्यों है? क्योंकि अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से बने। अंतर समझ में आगे भी नहीं आ गया? क्योंकि एक बार जीव, जैसे यहाँ क्या है, अलग अलग जाति के हैं, जैसे ई प्लस क्या है, ए, तो पहले जीवा यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, इसलिए समय क्या लगेगा, इससे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझ में आगे भी नहीं आया? अंतर समझ में आ गया? तो इनका निर्माण एक ही जाति के हैं, इसलिए उच्चारण स्थान क्या है, एक है, जबकि इनकी भी दो मात्रा है और इनकी भी दो मात्रा है। भाई मात्रा तो दो ही है, जब दो मात्रा इन्हें द्विमात्रिक, इन्हें भी द्विमात्रिक, लेकिन इसमें क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, एक है, लेकिन यहाँ क्या है, उच्चारण स्थान अलग अलग है। यही बेसिक अंतर है, क्योंकि संयुक्त स्वर भी एक प्रकार के दीर्घ ही स्वर हैं, एक प्रकार के दीर्घ ही स्वर हैं, लेकिन अलग अलग जाति के स्वरों के मेल होने के कारण उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो एक जाति के हैं तो कम समय, अलग अलग जाति के हैं क्योंकि पहले जीवा यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, तब जाके जो है हम क्या लिखेंगे, ए, फिर ए का प्लस किस में होगा, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, इसका बड़ा भाई बन जाएगा। अलग अलग जाति के हैं इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैंने दोनों में बेसिक अंतर बता दिया। भाई ये भी क्या है, एक प्रकार के दीर्घ स्वर है, लेकिन इनका जो निर्माण है अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ये भी एक प्रकार के दीर्घ हैं, लेकिन बेसिक अंतर क्या है, अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति के हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि जीवा अलग अलग स्थान पर जाएगी, अलग अलग स्थान पर जाएगी तो ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुप स्वर, प्लुप स्वर कैसे स्वर आते हैं, ऐसे स्वर जब हम किसी को बुलाते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, ये बुलाते हैं या पुकारना या बुलाना, तो आपने सुना होगा, अरे घेट क्यों फाड़ रहा, सुना होगा ना, ये नहीं सुना, सभी ने सुना कि जब बोलते हैं तेजी के साथ, अभी घेट क्यों फाड़ रहा, वो घेट नहीं फाड़ता, वो तीन मात्राओं का उच्चारण एक साथ करता है। उसी तरीके से आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, ये जो ओम है इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा ये ओ किससे मिलकर बना है, ए प्लस ऊ से, ए और प्लस क्या हुआ, ऊ, क्लियर हुआ? भाई किससे बनना है, ए और प्लस क्या है, ऊ से क्या बना, ओ। अब हमारे पास क्या बचा है, आधा में और प्लस क्या है, कितनी मात्रा, तीन मात्रा ना। व्यंजन की तो कोई मात्रा होती नहीं है ना, व्यंजन की मात्रा होती है, नहीं होती ना। मात्रा किसकी है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, तो कितनी मात्राएं, तीन मात्राएं। कितनी मात्रा है, तीन मात्राएं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और किसी को बुलाने या पुकारने में जो तुम कहते हो घेट फाड़ रहा, वो घेट नहीं फाड़ता, वो तीन मात्राएं एक साथ उच्चारित करता है, इसलिए आपको लगता है घेट फाड़ा, मतलब ये जो है ना कंठ, हुई ये गुटली बोल देते, ये जो कंठ है, ये कंठ है, ये तो दिख रहा है ना, ये कंठ है। इस कंठ पे इतना जोर लगाता है कि वहाँ जोर लगाने का मतलब है तीन मात्राएं एक साथ उच्चारित करना। ये जो ओम है ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम के उच्चारण में करने पर कहते हैं कि अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका जो मेडिटेशन है उसमें क्या किया जा रहा, ओम का, क्योंकि इसे ब्रह्मांड की ध्वनि कहा जाता है ओम को। ठीक है, ओम के उच्चारण में आपकी साउंड कहते हैं यहाँ से आएगी और यहाँ से आते हुए यहाँ से, और ये होठों से आते हुए ओ का होठों से होगा, और जो साउंड निकलेगी मैं की वजह से नाक से निकलेगी, जो श्वास निकलेगी नाक से निकलेगी, तो इसलिए इसे ब्रह्मांड की ध्वनि कहते हैं। इसमें तीन मात्रा हैं। तो अगला है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर एक है सजातीय और दूसरा क्या है, विजातीय। ये जो से और वे है ना, ये उपसर्ग हैं, आगे पढ़ेंगे हम उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और उनके प्लस अर्थ होते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं और उनके कोई अर्थ नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ इसको, सजातीय, सजातीय का मतलब है से का मतलब होता है साथ में, और
और प्लस क्या है, जाति। साथ में क्या है, उसकी जाति वाला है। वी का जो अर्थ होता है वो होता है भिन्न या अलग अलग, यानी कि अलग अलग जाति के होते हैं। भिन्न भिन्न भी कह देंगे या अलग अलग। क्लियर हुआ? ए का मतलब क्या है, साथ में। साथ में, साथ में क्या है, जाति वाला है। और वी का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग, यानी कि जातियां क्या है, अलग अलग है, अलग अलग जाति के हैं। और ये क्या है, एक जाति के जाति के हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। और अलग अलग जाति के हैं इसलिए हम क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। सजातीय में लिखना, ऐसे स्वर जिनका निर्माण एक ही जाति के स्वरों के मेल से हुआ है, इस कारण उनका उच्चारण स्थान भी एक ही है, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे है ए प्लस ए, एक ही जाति के हैं। ई प्लस ई, एक ही जाति के हैं। ऊ प्लस ऊ, एक ही जाति के हैं। ये गलत हो गया, ये एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, इसे मैं कई बार सही करा चुकी हूँ। विजातीय क्या होते हैं, ऐसे स्वर का निर्माण क्या है, अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से हुआ है और इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, अलग अलग उच्चारित होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे ए प्लस क्या है, ई, तो क्या हुआ ए प्लस क्या होगा, ए, तो क्या बनेगा, ए प्लस ऊ, तो क्या होगा, ओ, और ए प्लस ओ क्या बनेगा, आओ। हमारा क्या है, होठों या होस्टों के निष्पादन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान से देखना भैया, रटना नहीं पड़ेगा। क्या इसको रटने की जरूरत है? इसको भाई, सै का मतलब साथ में है, वी का मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग जाति के। हर्षव क्या है, सबसे कम समय। दीर्घ क्या है, उससे ज़्यादा है। संयुक्त क्या है, उससे ज़्यादा है। प्लुप्त क्या है, उससे ज़्यादा है। उत्पत्ति के आधार पर जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं। संधि का मतलब मेल होता है, जो मूल स्वरों के मेल से बने हैं। खत्म होगी सारी चीज़ें, रटिए मत। जो मेन की वर्ड है ना उसको ध्यान रखिए। और दूसरे क्या है, ये है होठों या होस्टों के निष्पादन। ये होठ है, निष्पादन मतलब बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा। इसमें दो हैं, एक है व्रतमुखी और दूसरा कौन सा है, अव्रतमुखी। ठीक है, व्रतमुखी में अगर हम देखेंगे, ए का मतलब क्या होता है, नहीं या कमी या अभाव, कुछ भी बना लो भैया, ये उपसर्ग है। आगे आप देखेंगे, ए का मतलब क्या है, नहीं, कमी या अभाव। और व्रत का मतलब सर्किल, गोला। व्रत का मतलब क्या है, गोला, प्लस क्या है, व्रत यानी कि गोला। ए मतलब नहीं। होठों का आकार, ये जो होठ है, होठों का, होठ की बात हो रही है, तो नहीं यानी कि व्रत नहीं बनेगा, गोला नहीं बनेगा। किसका, होठों का। दूसरा क्या है, व्रतमुखी। व्रतमुखी का क्या है कि आपका व्रत बनेगा, इसमें आपका व्रत बनेगा, है ना। यहाँ क्या है, व्रत बनेगा। भाई ए का मतलब गोला नहीं बनेगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ये जो होठ हैं आपके, होठ क्या होंगे, जिनमें होठ क्या होंगे, गोलाकार होंगे। होठ क्या बनेंगे, गोल बनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, व्रतमुखी। और अव्रतमुखी का मतलब क्या है, इसमें होठों का आकार गोलाकार नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ भैया, ईमानदारी से बताना। यहाँ क्या है, ये किसकी बात कर रहा, होठों की, यानी कि जिसमें होठों का आकार गोलाकार होगा उसे व्रतमुखी, और जिसमें गोलाकार नहीं होगा, गोलाकार नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, अव्रतमुखी। ठीक है, ये उपसर्ग है, आगे पढ़ेंगे क्योंकि पीसीएस के मेंस में 10 नंबर के आते हैं उपसर्ग प्रत्यय। तो ये क्या है आपके, ए का मतलब नहीं होगा, तो उसमें गोलाकार नहीं होगा। अब आप लिखिए, होठों या होस्टों के निष्पादन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1, अव्रतमुखी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार नहीं होता,
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार नहीं होता उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, ए। अगला लिखिए व्रतमुखी। इसमें लिखना ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार होता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार होता है उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। उ, ओ, औ। अगला है नाक और मुंह से निसारित श्वास के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। निसारित का मतलब होता है निकलने। ये चार्ट देखा था, ठीक है। एक बार हल्का सा पीछे से देख लेते हैं। हमने स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। इसमें सबसे पहले किसके आधार पर थे? ये है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले किसके आधार पर किया था? उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण में तो सबसे पहले था उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका मूल स्वर और दूसरा क्या है? संधि स्वर है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण में तो सबसे पहले था उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका मूल स्वर और दूसरा क्या है? संधि स्वर है। एक आपका है मूल है और दूसरा कौन सा है? संधि स्वर है। और मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है। यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई है? मूल रूप से हुई है, किसी अन्य स्वर के माध्यम से नहीं हुई। ऐसे स्वरों को मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है दूसरा था संधि स्वर। मैंने आपको बताया था कि संधि का जो अर्थ होता है वो है मेल या समझौता। मेल या समझौता। मेल या समझौते का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनका जो बने हैं, किससे बने हैं? मेल से। मेल से, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से या हम कह सकते हैं मूल स्वरों के मेल से। जो मूल स्वर थे, मूल स्वरों के मेल से। संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति हुई है लेकिन किसके माध्यम से? दो स्वरों के मेल से या मूल स्वरों के मेल से इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे यहाँ पे क्या है? क्या है आपके? चार हैं। ए, ई, उ और क्या है आपके पास? है री। ध्यान से देखना भैया। अब ये जो है हमारे पास ये तीन है ना, एक, दो और प्लस क्या है? तीन। ए को ए के साथ प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? आ। ई का ई के साथ करेंगे तो क्या होगा? बड़ा ई। ऊ का ऊ के साथ करेंगे तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ए है, ये वाला जो ए है आपका, इसको हम कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 4 बार यहाँ लिखेंगे, यानी कि ए को मैंने 4 बार लिख दिया। 4 बार लिखा, ए को 4 बार लिखा। ए का मेल पहले किसके साथ किया? किसके साथ किया? किसके साथ किया? ठीक है। ए का मेल ई के साथ किया तो क्या बना? यहां तक कोई दिक्कत? क्या बना है? ए। ए का मेल फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ प्लस का निशान लगाया। ए का मेल किया तो क्या बनेगा? ये इसका, ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई। अब ये क्या है? ए। यहाँ पे ए है, इस ए का मेल किसके साथ करेंगे? किसके साथ करना? ऊ। ठीक है, कर दिया तो ये क्या बना? ओ। अब एक चीज ध्यान रखना जिसे कंफ्यूजन नहीं होगा, भाई इसमें कैसी साउंड आ रही है? ओ वाली आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? अब इसको क्या है, फिर यहाँ इसे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करके क्या बन जाएगा? आओ। क्लियर हुआ? आओ बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है ना? तो संधि का मतलब क्या है? मेल या समझौता। तो मेल हो रहा नहीं हो रहा? यहाँ पे मेल हो रहा है
किन का मेल हो रहा, दो स्वरों का मेल कहते हैं, या ऐसे ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, मूल स्वरों के मेल से हुई है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो उच्चारण के आधार पर हमारे 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो यहाँ पे लिखो टी। टी का मतलब क्या है, टाइम, यानी कि समय। टी का मतलब क्या है, समय। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो कौन से होंगे, किसके आधार पर कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण मतलब फिर टाइम की बात होगी, तो जिनमें सबसे कम समय लगेगा वो क्या होंगे, हर्षव होंगे। उससे ज्यादा लगेगा दीर्घ होंगे, उससे ज्यादा लगेगा तो संयुक्त होंगे, उससे ज्यादा लगेगा तो क्या होंगे, प्लुप्त होंगे। बात समझ में आ गई? एक ही शब्द में सबकी परिभाषा आ गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा चीज क्या है, इसकी कितनी मात्रा है, 1 मात्रा। इसकी कितनी है, 2। इसकी कितनी है, 2। और इसकी कितनी है, 3। इनकी 1 मात्रा है इसलिए क्या कहते हैं, एक मात्रिक। इनकी 2 है इसलिए क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। इनकी 2 है इसलिए क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। इन्हें क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक। क्लियर हुआ? दूसरी चीज क्या है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। अगर हम यहां देख रहे हैं तो ये सारे क्या है, संधि स्वर है। यहाँ संधि स्वर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, मैं इस ये भी जो है आपके जो संयुक्त स्वर हैं ये भी एक प्रकार के क्या है, दीर्घी है भाई, एक प्रकार के क्या है, दीर्घ है। लेकिन अंतर क्या है कि इनका मेल एक ही जाति के स्वरों के मेल से हुआ है। एक ही जाति के हैं भाई, एक जाति के स्वरों के, एक जाति के स्वरों के मेल से हुआ है, इसलिए उच्चारण का जो स्थान होगा, यानी कि जीवा जो जाएगी एक ही जगह जाएगी लेकिन 2 बार जाएगी। जीवा एक ही जगह जाएगी लेकिन 2 बार जाएगी। और इसमें क्या होगा, जीवा पहले यहां जाएगी और फिर यहां जाएगी, इसलिए ज्यादा समय लगेगा। अंतर समझ में आ गया भाई? आपको एक ही जगह 2 बार कूदना भाई, एक जगह आपको 2 बार कूदना कि मुझे यहीं पे 2 बार कूदना, एक बार यहाँ कूदना एक बार यहाँ कूदना, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा? बात समझ में आ गई ना? तो इसमें क्या है, एक ही जगह जाना है लेकिन 2 बार जाना, इसमें अलग अलग जाना है इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ भैया? भाई आप कूद के देख लीजिए, एक जगह कूदेंगे तो कम समय लगेगा, पहले इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए इनमें क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। ये इनमें बेसिक अंतर है, वरना ये भी क्या है, एक प्रकार के दीर्घ स्वर है। समझ में आया? आगे देखिए, अगला था जाति के आधार पर। जाति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, इसमें एक क्या है, सजातीय है और दूसरा कौन सा है, विजातीय है। तो मैंने आपको बताया था कि से का जो मीनिंग होता है वो होता है 7। से का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, 7। साथ में क्या है, उसकी जाति वाला है, साथ में क्या है, जाति वाला है। और वी का मतलब क्या होता है, अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग या भिन्न भिन्न, यानी कि इनके साथ है लेकिन क्या है, अलग अलग जाति के हैं। बस सजाति में क्या है, एक जाति के हैं, और वी जाति में क्या है, अलग अलग जाति के हैं। एक जाति के हैं इसलिए इन्हें सजातीय कहते हैं, ये अलग अलग जाति के हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। इसके बाद मैंने जो व्रतमुखी और अव्रतमुखी, ये कैसा है, होठों के आधार पर। ये जो आपके होठ हैं, ये होठ क्या बनेंगे, एक बार गोल बनेंगे और एक बार गोल नहीं बनेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, व्रत, यानी कि ए का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं या अभाव या कमी, कुछ भी लिख लो। ए का मतलब यानी कि ए और प्लस क्या है, व्रत, ए प्लस व्रत। इसमें क्या है, व्रत नहीं बनेगा भाई, इसका मीनिंग क्या है, नहीं। तो इसमें व्रत क्या है, व्रत मतलब गोला, गोला नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, गोला नहीं बनेगा। और व्रतमुखी का मतलब क्या है, गोला बनेगा। और गोला किसका, होठों का।
भाई होठों का आकार, होठों का आकार आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, तो वो क्या होंगे? व्रतमुखी। बोल के देख लो, होठ गोल हो रहे नहीं हो रहे? इसमें होठ गोल हो रहे? जहाँ समझ में ना आए तो वहां ये देख लो, यहाँ होठ क्या होंगे? गोल होंगे, और यहाँ होठ गोल नहीं होंगे। तो रटने की जरूरत है नहीं है ना, समझने की जरूरत है। तो यहाँ क्या है? होठ गोल होंगे और यहाँ होठ गोल नहीं होंगे। तो जहां होठों का आकार गोलाकार होगा वो व्रतमुखी, और जहां होठों का आकार गोलाकार नहीं होगा वो अव्रतमुखी। आगे देखिए, अब हमारा अगला है आज का, अगला है ये वाला जो आज हम करें, नाक और मुंह से निसारित। निसारित का मतलब होता है निकलना, ये शुद्ध हिंदी है। निकलना क्या है? नाक और मुंह, श्वास का मतलब होता है सांस। नाक और मुंह से जो सांस निकलती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? इसमें सबसे पहले आता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? ये अंकी बिंदी, ये जो अंकी बिंदी होती है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इस अनुस्वार की जो साउंड निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, श्वास निकलती है, कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ठीक है, नाक से निकलती है। जैसे क्या है? अंग। ठीक है, तो आप नाक के आगे लगा के देखना तो कैसे हवा कहाँ से आएगी? नाक से आएगी। ठीक है, अगला क्या है? ये जो है बिंदु रहित चंद्र का जो उपयोग है, बिंदु रहित चंद्र का उपयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों का, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का जब हम किस में उपयोग करते हैं? हिंदी में उपयोग करते हैं। हिंदी में उपयोग करते हैं तो इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग करते हैं। जैसे क्या है? डॉक्टर। कुछ लोग कहते हैं ना भाई कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के जा रहे हैं। और डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको ये खा जाते हैं, इसको बोलते नहीं, उसको खा जाते हैं। तो ये क्या है? डॉक्टर। क्योंकि इसमें कौन सी साउंड आएगी? ओ की साउंड आएगी। डॉक्टर है, कॉलेज है, नॉलेज है, हॉस्पिटल है, सभी में क्या लगता है? ये लगता नहीं लगता? बिंदु रहित चंद्र लगता नहीं लगता? तो ये क्या लगता है? बिंदु रहित चंद्र का उपयोग अंग्रेजी के शब्दों का जब हिंदी में उपयोग किया जाता है तो इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्या है हमारा? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर ऐसे स्वर होते हैं जब इनका उपयोग करते हैं, जब इनका उपयोग करते हैं तो इनका उपयोग करते समय ये इनका चिन्ह है। ये क्या है? इसका चिन्ह है। इसका चिन्ह कौन सा है? ये वाला। इसका चिन्ह क्या है? ये बिंदु सा है ना? तो इसमें इस बिंदु के कारण, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के कारण साउंड कहाँ से आएगी? नाक से। और इसके कारण साउंड कहाँ से आएगी? मुंह से। क्योंकि इसमें साउंड कहाँ से आती है? मुंह से। क्लियर हुआ? इसमें साउंड कहाँ से आती है? मुंह से। इसमें कहाँ से आएगी? नाक और मुंह दोनों से आएगी। क्लियर हुआ भी नहीं हुआ? इसमें कहाँ से है? नाक से। इसमें कहाँ से है? मुंह से। और इसमें कहाँ से है? नाक और मुंह दोनों से। यहां तक क्लियर? स्वर कितने हैं? 11 हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? 13 कहते हैं। 13 नहीं है, 11 है। वो क्या करते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, इन्हें किस में ऐड कर देते हैं? स्वर के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन स्वर में ऐड नहीं होते। ये अयोग वहाँ है, इन्हें भी मैं कराऊंगी। अयोग वहाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों चीज हैं, ये वाले, ये अंग वाला और ये विसर्ग वाला, ये किस में ऐड करते हैं? स्वर में ऐड करते हैं। कर देते हैं 90% लोग, लेकिन नहीं ऐड होते, ऐड नहीं होते। इन्हें अयोग वहाँ कहते हैं। और अयोग वहाँ ऐसे होते हैं जिनकी काउंटिंग ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। और आपको बहुत सारी बुकों में कहेंगे जो स्वर है 13 है। 13 कहीं नहीं है भैया, 11 ही है। ये दोनों अयोग वहाँ हैं। और अयोग वहाँ का मतलब होता है जिनकी काउंटिंग स्वर और व्यंजन किसी में भी नहीं होती है। हम आगे करेंगे, अभी व्यंजन पाएंगे, व्यंजन आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से आती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है आपका अनुस्वार है। जैसे अंग, बंदर, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि बंदर में कैसे है। बंदर को अगर मैं इसको तोड़ती हूं तो आधा ब प्लस क्या है ए, और ए के ऊपर क्या आएगी अंग की बिंदी, प्लस क्या है आधा द, प्लस क्या है ए, और प्लस क्या है आधा र, और प्लस क्या है ए। बंदर इतने सारे वर्ण से मिलकर बना है ना, तो इसमें क्या आ गया ये आपका अनुस्वार। अगला है अनुनासिक स्वर या चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मैंने क्या बताया था कि ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कहाँ से निकलेगी, नाक और मुंह से, और इसका चिन्ह कौन सा है ये वाला, और इसके कारण कहाँ से निकलेगी नाक से, और इसके कारण कहाँ से निकलेगी मुंह से। लिखना, इस चिन्ह का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हिंदी की यह अपनी ध्वनि है, संस्कृत में नहीं है। जैसे आंगन, चांद, बांध। अगला करिए चंद्र। चंद्र को पहले भी समझ लो, वैसे मैंने समझा दिया है। मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग कौन सा है, बिंदु नहीं है। बिंदु रहित चंद्र का उपयोग किसमें होता है, ओ के समान होगा। ओ के समान इसका उच्चारण होता है, और इसका उपयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का, ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनका जब उपयोग हिंदी में करते हैं तो इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग किया जाता है, और जिसमें ये बिंदु रहित चंद्र का उपयोग किया जाता है, और जिसमें ओ के समान क्या आती है, ध्वनि आती है। बात समझ में आई। तो आपको दो चीज याद रखनी है, इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में उपयोग करते समय किया जाता है, और ये जो है इसमें ओ के समान क्या आती है, ध्वनि आती है। ठीक है, लिखिए, इस बिंदु रहित चंद्र का उपयोग ओ के समान होता है। इसका उपयोग मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में उपयोग करते समय किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में उपयोग करते समय किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज, हॉस्पिटल। आगे देखिए, विसर्ग क्या होता है, ये जो दो बिंदी लगाते हैं, ये वाली दो बिंदी, इन्हें विसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। और ये क्या है, ए, किसके बाद आता है, स्वर के बाद। ये चिन्ह जो है ये कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा के शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ हिंदी के शब्दों में भी करते हैं, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग किसमें किया जाता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में किया जाता है। तो विसर्ग कहते हैं, ये दो बिंदी विसर्ग बोलेंगे, और ये क्या है, ए के साथ ही आएगी। इसको हम बोलते क्या है, विसर्ग बोलते हैं, है ना। और इनका जो उपयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें जो ध्वनि आती है वो है की ध्वनि आती है। सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखो, सारी चीज़ रखने की जरूरत नहीं है। ये जो दो बिंदियां हैं इन्हें क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। स्वर के बाद इसका उपयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में करते हैं, और उसमें है की ध्वनि आती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। उसको पूरे लिखने से पहले छोटा सा लिख लो। ये दो बिंदी, इन्हें क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इसमें ए, ये जो ए है, ए के साथ दो बिंदी लगी हुई है, तो ये से विसर्ग का चिन्ह है, और ये संस्कृत भाषा के शब्दों में इसका उपयोग करते हैं, और इसमें है की ध्वनि आती है। तो ये आपका क्या है, विसर्ग है। विसर्ग का उपयोग स्वर के बाद होता है। इसका उपयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में किया जाता है, लेकिन हिंदी के कुछ शब्दों में भी इसका उपयोग होता है। विसर्ग में है की ध्वनि आती है, जैसे अतः,
ये क्या है? अतः। जैसे है अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। जैसे है प्रातः, प्रातः। आगे हेडिंग डालिए अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनकी जो काउंटिंग है ना स्वर के अंदर होती है और ना ही व्यंजन के अंदर होती है, कि ना तो यानी कि जो क्या है स्वर और व्यंजन के क्या है? अतिरिक्त हैं, अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। मतलब ना तो इनकी काउंटिंग स्वर में है, जो हमारे 52 वर्ण है, 52 वर्ण में इनकी काउंटिंग नहीं होती है। जो 52 वर्ण है आपकी, उसमें इनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो जो काउंटिंग ना तो स्वर के अंदर होती है और ना ही व्यंजन के अंदर होती है, ऐसे जो आपके वर्ण हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो लिखिए ऐसे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, जिन्हें ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, अर्थात स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त है, अयोगवाह कहा जाता है। ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। जीव के भाग या स्थान के आधार पर, जीव के भाग या स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि ऐसे स्वर जब उच्चारण या तो अग्रभाग से होगा, अग्र का मतलब क्या है? आगे, मध्य का मतलब बीच का, और पश का मतलब क्या है? पीछे का, पीछे का। बात समझ में आई? जैसे ये जीभ है तो एक आगे हो गया, ये मध्य हो गया, ये कौन सा हो गया? पीछे वाला पार्ट हो गया। तो जब स्वरों का उच्चारण होगा आगे से होगा तो वो कौन सा हो गया? अग्रभाग। जब मध्य से होगा, और तीसरा कौन है ना, इसका मतलब क्या है? सबसे पीछे से होगा। बात समझ में आ गई? तो इसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, 3 पार्ट में करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? अग्रभाग। अग्रभाग यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण का होगा मुंह के अग्रभाग से होगा, मुंह के अग्रभाग से होगा। वो कितने हमारे पास हैं? 4 है। दूसरा क्या है? मध्य। मध्य का मतलब क्या है? यानी कि जिनका उच्चारण मुंह के मध्य भाग से होगा, तो वो कौन से होंगे? वो क्या आपके पास है? ए। अगला है पश का मतलब क्या है? कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुंह के पिछले भाग से होगा। नहीं, हमारे पास है 5 है, ठीक है। लिखिए जीभ के अग्र, मध्य और पक्ष भाग से उच्चारित किए जाने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। से पहले लिखना अग्र स्वर कह दो या अग्रभाग कह दो। इसमें लिखना ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ई ई, ए ए। अगला है मध्य स्वर। इसमें लिखना ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए। अगला लिखना तीसरा पश्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पिछले भाग से किया जाता है उन्हें पश्वर कहते हैं, जैसे जैसे आ, उ, ओ, औ। जीव के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक एक को देखते चलेंगे। संवृत का मतलब क्या है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण होगा, कब होगा? जब जीवा ऊपर उठेगी। जीवा क्या होगी? ऊपर उठेगी। दूसरे क्या है? विव्रत। विव्रत का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण होगा जब जीवा कहाँ होगी? नीचे रहेगी। तीसरे हैं अर्ध संवृत का मतलब क्या है? जीवा ऊपर तो उठेगी,
जीवा ऊपर उठेगी लेकिन कैसे रहेगी, बीच में रहेगी। जीवा कैसे होगी, ऊपर उठेगी लेकिन क्या रहती है, बीच में रहती है। ये मैंने क्या निशान लगा दिया, बीच वाला। अर्धविव्रत का मतलब क्या है, जीवा नीचे रहते हुए क्या रहती है, बीच में। मतलब जीवा क्या आएगी, नीचे रहेगी लेकिन कैसे रहेगी, बीच में रहेगी। नीचे आते हुए बीच में रहेगी, ऊपर जाते हुए बीच में रहेगी, इसमें नीचे रहेगी और इसमें ऊपर रहेगी। देखो एक चीज बताऊं, ये जो मैंने तीर के निशान बनाए सिर्फ इससे ध्यान रखो, बाकी थ्योरी में कंफ्यूजन हो सकता है। जो छोटे छोटे कीवर्ड बना रही हूँ ना, उनको ध्यान में रखो। थ्योरी में आदमी गोल गोल हो जाता है। मेन चीज यही है, जीभ क्या जा रही है, ऊपर जा रही, इसमें नीचे जा रही है, इसमें ऊपर जा रही है लेकिन ऊपर जाते हुए बीच में अटक रही है, इसमें नीचे जाते हुए बीच में अटक रही है। बात समझ में आ गई नहीं है भैया? तो ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर जाते हुए बीच में अटकी और नीचे आते हुए बीच में अटकी। में आप ऊपर जा रहे हो फिर नीचे जा रहे हो, एक बार ऊपर गए तो बीच में अटक गए, एक बार नीचे आए तो बीच में अटक गए। वही है, लिफ्ट से याद रखो। तो पहला लिखना, जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला लिखना संवृत, इसमें लिखना ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठती है। ये तीर के निशान जरूर बना लेना। ये कौन कौन से हैं, ई ना, विव्रत, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा नीचे रहती है, इसमें क्या है, अ। बोल के देख लिए, जीवा नीचे मिलेगी। अगला है अर्ध संवृत, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर बीच में रह जाती है। ये भैया ऐसे चिन्ह बना लेना, ऊपर उठी लेकिन क्या रहेगी, बीच में रहेगी। लिखना अर्धविव्रत, फिर लिखना ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय नीचे रहते हुए बीच में रह जाती है, जैसे ए, औ। दिख रहा? ये तीर के निशान जरूर बना लेना। जीवा एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे गई, एक बार ऊपर जा रही है बीच में अटक गई, एक बार नीचे आ रही है बीच में अटक गई। हेडिंग डालिए मात्राएं। तो हमारे पास स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं, लेकिन मात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। क्योंकि ये जो ए है, ए की कोई मात्रा क्यों नहीं होती, क्योंकि ए अपने आप में एक मात्रा है। ए अपने आप में एक मात्रा है, इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसमें लिखना स्वर 11 हैं, स्वर 11 हैं लेकिन मात्राएं 10 हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। एक में लिखना है स्वर, दूसरे में लिखना है मात्रा चिन्ह, तीसरे में लिखना है मात्रा उपयोग और चौथे में लिखना है उदाहरण। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो जो मैं बोलती चलूंगी वो लिखना। पहले में लिखना है, पहला कॉलम बनाना जिसमें स्वर, दूसरे कॉलम में मात्राएं, तीसरे में मात्रा उपयोग और चौथे में लिखना है उदाहरण। सबसे पहले क्या है आपके पास है ए की कोई मात्रा नहीं है। जैसे ये क्या है, कै, और ये क्या है, व्यंजन है। इसके साथ किसका मेल किया, ए का, तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे यहाँ क्या है, करवट। भैया एक को समझ लो फिर लिखते चलना। पहले क्या है, करवट। अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये क्या है, आधा कै प्लस ए प्लस आधा रै प्लस क्या है, ए प्लस आधा वै प्लस क्या है, ए और प्लस क्या है, आधा टे और प्लस क्या है, ए। इसका मेल इसके साथ हो गया, इसका मेल इसके साथ हो गया और इसका मेल इसके साथ हो गया और इसका मेल इसके साथ हो गया और बन गया उत्तराखंड जेई का पेपर। तो उसमें 100 नंबर की हिंदी आती है, जेई में 100 नंबर की हिंदी आती है। और ये जो मैंने ऐसे तोड़े हैं ना इस तरीके से, ये शब्दों को विच्छेद किया इस तरीके से, इसी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम, मतलब वर्णमाला से 20 क्वेश्चन है, वर्णमाला से। क्या है, आ चिन्ह है, ध्यान में रखना। कौन सा चिन्ह है, ये। तो ये क्या है, आधा कै और प्लस क्या हुआ, आ, तो क्या बन गया, का बन गया। ये है काका, काका या काला, काका या मैं लिख देती हूँ जैसे काला, काला है। अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो आधा कै प्लस क्या होगा, आ, आधा ले और प्लस क्या होगा, आ।
तो का किसके, ये इसके साथ जुड़ गया और ये क्या है, इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, काला ऊ, और ये क्या है, बड़ा ऊ, ये है ऊ और ये कौन सा है, क्लियर हुआ, दोनों एक साथ बना रही, ध्यान से देखना। ये कौन सी मात्रा, छोटे की और कौन सी की है, बड़े की, आधा कै और प्लस क्या हुआ, ऊ, और ये क्या है, आधा कै और प्लस क्या हुआ, बड़ा ऊ। मात्रा समझ में आ गई। जैसे कि है कुआ और ये क्या है, कूप, कूप कहते हैं ट्यूबवेल को भैया, ट्यूबवेल तो सभी सुनी होंगी है ना। तो ये क्या है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो आधा कै और प्लस क्या होगा, छोटा ऊ और प्लस क्या है, आ, ठीक। यहाँ क्या है, आधा कै और प्लस क्या है, बड़ा ऊ, प्लस क्या है, आधा पै और प्लस क्या है, ए। भैया ई और ई बना देती हूँ, रुक जाओ। यहाँ देखो भैया सब लोग, ये क्या है, छोटा ई और ये क्या है, बड़ा ई, कौन सी है, और ये कौन सी है, पक्का, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे क्या है, आधा कै और प्लस क्या है, ई, ये की से मैंने क्या बनाई, किताब। लिखना पहले समझ लो एक बार, ये क्या बनी, किताब, आधा कै प्लस क्या है, ई, छोटा ई, प्लस आधा तय प्लस क्या है, आ, और प्लस क्या है, आधा बै और प्लस क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ये क्या है, आधा कै और प्लस क्या है, बड़ा ई, तो क्या हो गया, ये की से क्या है, जैसे कीमत, ये क्या है आपका, कीमत, तो आधा कै प्लस क्या है, बड़ा ई, प्लस आधा मैं और प्लस क्या है, ए, प्लस आधा तय और प्लस क्या है, ए। ओ वाले देख लेते हैं, ये क्या है, ओ, ठीक है। अब ये कौन सा है, आउ, इसकी कितनी मात्राएं हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, आधा कै और प्लस क्या हुआ, ओ, आधा कै प्लस ओ तो क्या हो गया, को, ठीक है। को से क्या है, जैसे है कोयल, अगर इसको तोड़ती हूँ तो आधा कै प्लस क्या हुआ, ओ, प्लस आधा य और प्लस क्या हुआ, ए, प्लस आधा ले और प्लस क्या है आपका, ए। ये क्या है, आउ, तो आधा कै प्लस क्या है, आउ, आउ, तो क्या हो गया, को, है ना। जैसे मैं कह दूं कौन, कौन, कौन में आधा कै प्लस क्या हो गया, आउ, प्लस क्या है, आधा ने और प्लस क्या है, ए। आगे एक है आपका, ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, इसकी कितनी मात्रा है, एक मात्रा, इसकी कितनी है, दो मात्रा। ध्यान रखिए क्या है, आधा कै और प्लस क्या है, ए, तो क्या हो गया, के से जैसे मैंने बना दिया केला, केला, तो ये केले में क्या हुआ, आधा कै प्लस क्या है, ए, प्लस आधा ले और प्लस क्या हो गया, आ। आधा कै और प्लस क्या है, ए, तो ये क्या आ गया, के से जैसे क्या है, कैसा, कैसा, कैसा में आधा कै प्लस क्या है, ए, और प्लस क्या है, आधा से और प्लस क्या है, आ। अगला है री। ये री ध्यान से देखना, री की मात्रा कौन सी है, ये वाली, आधा कै और प्लस क्या है, री, है ना। जैसे हमारा क्या बना, किरसी, क्या बना, किरसी, तो किरसी को तोड़ूं, आधा कै प्लस क्या है, री, प्लस क्या है, आधा शय और प्लस क्या है, ई, है ना। तो ये आपकी मात्राएं हो गई हैं। बाकी अगली क्लास